हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर रचना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर, जहाँ हम हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने वैदिक और ब्राह्मणिक एज के टीचिंग मेथड्स और विमेन एजुकेशन के बारे में बात की है, और आज हम टीचिंग मेथड्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म ने हमें 3 रत्न दिए हैं: बुद्धा, धर्म और संघ। बुद्ध यानी टीचर, धर्म यानी उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, और संघ यानी एक कम्युनिटी, एक समाज। हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था, और बचपन में वो सिद्धार्थ नाम से पुकारे जाते थे। कपिलवस्तु के एक राजसी परिवार में इनका लालन पालन पूरे राजसी ठाट बाट से हो रहा था, परंतु रोग, जरा और मृत्यु को देखकर इन्हें बहुत कष्ट हुआ, और बुद्ध ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जीवन तो बहुत ही दुखों से भरा हुआ है, दुखों का सागर है, और इससे बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग खोजना चाहिए। तो इसी के चलते इन्होंने युवावस्था में अपने महल का परित्याग कर दिया और सन्यास के मार्ग पर चल पड़े। सन्यासी बनकर इन्होंने दुखों के मूल कारणों को जानने का भरपूर प्रयत्न किया, और अंत में इन्हें सिद्धि मिली, और ये बोधि यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध कहलाए। बुद्ध की शिक्षाओं का ध्येय भी प्राणी की दुखों से मुक्ति है, और उस काल में जो शिक्षण संस्थाएं थीं, यानी शिक्षण संस्थाओं के रूप में मठों की स्थापना हुई, और संघ में, मठ में सभी वर्गों के लोग प्रवेश पा सकते थे, यानी पवज्जा का द्वार सबके लिए खुला था। बुद्धिज्म ज्ञान और करुणा का एक मध्यम मार्ग है। ये एक 2500 साल पुरानी परंपरा है, जो भारत से शुरू होकर सुदूर पूर्व देशों तक फैली, और आज विश्व के 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। बुद्ध शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी विद्यार्थियों को अपना जीवन अष्टांग मार्ग के अनुसार चलाना होता था, यानी जीवन अष्टांग मार्ग के अनुरूप जीना होता था, जिससे उनका नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। उसके बाद दूसरा उद्देश्य, सेकेंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो था, वो था कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। जो भिक्षुक थे वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पढ़ते थे और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करते थे, और उन्हें जो भी मिलता था वो उससे उसको इम्पार्ट करते थे। तो इस तरीके से जो बुद्धिस्ट संस्कृति है उसका संरक्षण और हस्तांतरण हो रहा था। तो ये सेकेंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता था, कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव जो था, इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। छात्रों के पूर्ण विकास के लिए उनका शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास, इन सभी पहलुओं पर पूरा ध्यान दिया जाता था। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो शिक्षण विधियां थी, जो हमारा मुख्य विषय है आज का, कि वो कौन सी विधियां जो थी वो प्रयोग में लाई जाती थी, आइए अब उन पर चर्चा कर लेते हैं। उस समय की जो सबसे इम्पोर्टेंट उस समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग था वो था लेक्चर मेथड, यानी व्याख्यान विधि। यह विधि सर्वाधिक प्रचलित थी, और भाषा पर नियंत्रण व व्याख्यान देने की क्षमता को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था। यानी शिक्षक को व्याख्यान कला, लेक्चर देने में बहुत निपुण होना आवश्यक था, और इस विधि से शिक्षक किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान अपने छात्रों को दे सकता था। दूसरी जो विधि थी वो थी वाद विवाद विधि, क्योंकि बुद्ध धर्म का जन्म ही एक विरोध के रूप में हुआ था, और इस कारण मुख्यतः इसे विभिन्न धर्मों के साथ शास्त्रार्थ रूप में सक्रिय वाद विवाद करना पड़ता था। तो इस कारण वाद विवाद एक शिक्षण विधि के रूप में भी
जो है उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और इस विधि के द्वारा जिस सिद्धांत का सिद्धिकरण किया जाता था, यानी जिस थ्योरी को प्रूव करना होता था या जिस बिंदु के ऊपर वाद विवाद किया जाता था, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते थे, वो बहुत जरूरी थे। जैसे पहला स्टेप होता था कि डिबेट के लिए टॉपिक डिसाइड होना, वाद विवाद के लिए विषय का स्पष्टीकरण, वो टॉपिक बिल्कुल ही क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी भी क्लियरली मेंशन होनी जरूरी थी। किसी भी यूजलेस टॉपिक, अनुपयोगी विषय के ऊपर वाद विवाद नहीं करवाया जाता था। दूसरा स्टेप होता था स्थान का चयन, यानी कौन सी जगह पर वाद विवाद होगा उसको भी सुनिश्चित किया जाता था। तीसरा स्टेप था वाद विवाद के साधनों की विवेचना करना, कौन कौन से जो साधन हैं वो प्रयोग में लाए जाएंगे डिबेट कराने के लिए, यानी जिस भी सिद्धांत को का सिद्धिकरण करना है उसमें ये जो सारे साधन हैं, थ्योरी, कॉज, एग्जाम्पल, पैरेललिज्म, कॉन्ट्रडिक्शन, एविडेंस, आर्गुमेंट, इंडक्शन, सिद्धांत, कारण, उदाहरण, सधर्म्य, वैधर्म्य, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमन, ये सारी जो हैं ये विधियां हैं और इनको प्रूव करना जरूरी होता था डिबेट से। उसके बाद जो अगला स्टेप था वो था कि वाद विवाद में शामिल होने वाले जो व्यक्ति थे उनकी क्वालिफिकेशन, यानी उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज कितनी है, उनको एक दूसरे के जो ग्रंथ हैं उनका ज्ञान होना जरूरी था और उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए थी कि वो निरंतर बुद्धिमत्ता पूर्ण से बोल सकें और विषय के महत्व के अनुरूप धीमे या जोर से भी बोल सकें। इससे पता चलता है कि वाद विवाद विधि में, बौद्ध दर्शन में द्वंद्वात्मक विधि का प्रयोग किया जाता था, जिसके लिए बौद्धिक योग्यता होना बहुत ही आवश्यक था। आगे के जो टीचिंग मेथड हैं वो देखें तो एजुकेशन थ्रू टूल्स, यानी एक्सकर्जन मेथड या जिसको हम पर्यटन विधि भी कहते हैं, उसका भी काफी प्रयोग होता था। जो भिक्षुक होते थे वो मठों से बाहर जो हैं वो जाते थे और देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते थे। उसका जो पर्पस था वो ये था कि वो अलग अलग देश के हिस्सों में जाएं, वहाँ की संस्कृति को समझें और बौद्धिक संस्कृति को उन लोगों को बताएं। तो इस तरीके से एक दूसरे की संस्कृति को समझना और बांटना। और एक और इसके पीछे कारण था कि जो उच्च वर्ग से जो छात्र आते थे वो निम्न वर्ग के लोगों के जीवन को जाकर के समझें, उनको लाइव देखें और उन्हें समझें कि वो किस प्रकार से कष्टों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये भी एक कारण था कि पर्यटन के लिए जो शिष्य थे उन्हें भेजा जाता था। उसके बाद अगली जो विधि है वो है इंडिविजुअल टेक्निक। उसमें कई चीजें होती थी, जैसे रेसिटेशन ऑफ सूत्र और फॉर्मूलाज, रिकॉलिंग एंड कलेक्टिंग फैक्ट्स, रिफ्लेक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। तो इसको अगर हम जो मेथड था, यानी इसको हम सूत्र विधि भी कहते हैं, इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो इसमें ये था कि जो सूत्र बेस्ड जो नॉलेज थी, सूत्रबद्ध ज्ञान यानी फॉर्मूला बेस्ड जो नॉलेज होती थी, टीचर उसको बच्चों को सिखाते थे स्टेप बाय स्टेप, और कहीं भी कोई डाउट होता था तो स्टूडेंट उसको पूछ सकता था और इस तरीके से वो बहुत डिटेल में जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है उसको समझते थे, उस ज्ञान की प्राप्ति करते थे। उसके बाद अगली विधि होती थी स्वाध्याय, जिसमें 4 चरण होते थे: आवृत्ति, संचय, मनन और धारण। आवृत्ति यानी जो भी कंसेप्ट सीखा है उसको बार बार रिपीट करना, पुनः पुनः दोहराना। तो ये सभी काल में जो है ये विधि जो है अपनाई गई और इस विधि का प्रयोग यहाँ भी किया। स्वाध्याय खुद से पढ़ना, जिसमें पहला स्टेप आता है आवृत्ति, यानी जो भी पढ़ा है उसको पुनः पुनः दोहराना। उसके बाद संचय, तथ्यों को स्मरण करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेना, ये संचय होता था। मनन यानी पढ़ी हुई सामग्री पर बार बार चिंतन करना, उसको रिफ्लेक्ट करना। और धारण यानी जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ आत्मसात किया है ज्ञान, उसको दृढ़ता से धारण करना। तो ये थी स्वाध्याय विधि। और अगली विधि थी मेडिटेशन, और ये तो हमारे भारतीय परंपरा में चिरकाल से चली हुई आ रही है, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। और हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी मेडिटेट करके ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था।
तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए जो है वो इस विधि का प्रयोग किया जाता था, ताकि हम आत्मावलोकन भी कर सकें और जो ट्रू नॉलेज है, जो सत्य है इस ब्रह्मांड का, उसके साथ साक्षात्कार कर सकें, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। तो इस तरीके से हमने देखा कि बौद्ध काल में जो शिक्षण विधियां थी वो कौन कौन सी थी, जिसमें सबसे पहली विधि थी लेक्चर मेथड, और फिर डिस्कशन एंड डिबेट, उसके बाद एजुकेशन थ्रू टूर्स, उसके बाद इंडिविजुअल टेक्निक्स थी, और फिर स्वाध्याय, और फिर मेडिटेशन। और सारी विधियां जो हैं आज हमारे विद्यालयों में जो है उसका इम्पोर्टेंस है। हम लोग आज भी इनको अपने क्लासरूम्स में यूज करते हैं। आप अलग अलग विषयों के साथ को रिलेट करके अलग अलग जो टीचिंग मेथड्स हैं उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड कौन से विषय में सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। उसके लिए आप एग्जाम्पल्स जो हैं अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि उस टाइम विमेन एजुकेशन कैसी थी। एजुकेशन ऑफ विमेन जो है बुद्धिज्म में, उसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेते हैं। उस टाइम विमेन जो है दे ऑक्यूपाइड पोजीशन इंफीरियर टू मेन, मतलब उनका जो स्थान था समाज में वो पुरुष से थोड़ा कम था, और उनको संघ बनाने का अधिकार नहीं था, और उन्हें संघ में एडमिशन भी नहीं मिलता था। फिर बाद में भगवान बुद्ध के एक डिसिपल थे आनंदा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया बुद्ध को कि वो महिलाओं को भी संघ में आने दें और शिक्षा का अधिकार दें, और उनकी बात पर बुद्ध जो थे वो अग्री हो गए, वो मान गए, और उन्होंने अब महिलाओं को भी संघ में प्रवेश देने का अधिकार दे दिया, और महिलाएं अब पढ़ने आने लगी। और इसी के साथ फिर धीरे 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 विमेन एजुकेशन थी वो प्रोग्रेस करने लगी। पर उसमें भी जो ध्यान देने वाली बात वो है कि संघ में एडमिशन के जो रूल्स थे विमेन के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। 2 साल का उन्हें प्रोबेशन पीरियड लेना पड़ता था, परमानेंट मेंबरशिप से पहले वो 2 साल प्रोबेशन पर रहती थी। और इसके अलावा जो संघ के बाकी सदस्य होते थे उनकी अनुमति लेना भी जरूरी था, और उनका जो स्टेटस था संघ में वो पुरुषों से कम ही होता था, और उनको अलग से रहना पड़ता था। इसके अलावा वो किसी भी पुरुष मॉन्क से अकेले में शिक्षा नहीं ले सकती थी। उनको स्पेशल मॉन्क जो होते थे वो महीने में 2 बार ही इंस्ट्रक्शंस देते थे। बुद्धिस्ट संघ जो थे उन्होंने महिलाओं की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, कल्चरल डेवलपमेंट और सोशल अपलिफ्ट के लिए बहुत काम किया, उसको स्पेशल अटेंशन दिया। और जनरली जो विमेन थी वो संघ में अपने इंटरेस्ट से और जो उनकी रिलीजियस फीलिंग्स होती थी, धार्मिक जो उनकी भावनाएं होती थी, उनकी वजह से वो संघ में आती थी। और कुछ महिलाएं जो थी वो अपने रोजमर्रा के जो दुख थे या जो दुनिया के जो दुख थे उनसे छुटकारा पाने के लिए संघ में आती थी। वैसे जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें भिक्षुनीज की एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, पर कुछ न्यू कमर्स जो थी भिक्षुनी उनके रेफरेंसेस दिए गए हैं कि वो अपनी एजुकेशन का चार्ज खुद लेती थी। और कुछ ऐसी भी भिक्षुनीज होती थी जिनकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो थी वो बहुत हाई थी, और वो बहुत सारे लोगों को अपनी बातों से, अपने भाषण से, अपने व्याख्यान से इन्फ्लुएंस कर लेती। तो एक स्टोरी भी है एक भिक्षुनी की जिनका नाम सुकमा था। उनके लेक्चर इतने इन्फ्लुएंशियल होते थे कि उनको ऑडियंस बहुत ध्यान से सुनती थी। बहुत सारी भिक्षुनीज जो थी वो सोशल सर्विस भी करती थी, और वो बीमारों की, अनाथों की सेवा करती थी। उन्हें ये लगता था कि समाज की सेवा करना जो है उनकी प्राइम ड्यूटी है। कुछ भिक्षुनीज जो थी वो फिलॉसफी पढ़ती थी, दर्शन शास्त्र का ज्ञान लेती थी, और बहुत सी भिक्षुनियाँ जो थी उस समय वो कवित्री भी बनी और राइटर्स भी थी। कुछ जो हैं वो विदेशों की यात्रा भी की उन्होंने, और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और जो बुद्धिस्ट भिक्षुनियाँ हैं उनमें हम संघमित्रा का जिक्र कर सकते हैं। वो एक बहुत फेमस भिक्षुनी है, उन्होंने बुद्धिज्म के लिए बहुत रिमार्केबल सर्विसेज दी हैं। So this was the status of women education during Buddhism, and we have covered 2 topics: methods of teaching and status of women during Buddhism.
तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।